हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग अपने प्रश्नोत्तर श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गृह विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और इसी क्रम में अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आप प्रश्न से हम शुरू करते हैं। निम्न सघनता वाले कपड़े का बेहतर हस्त होता है, लचीलापन होता है, आवरण कम होता है या भार कम होता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है आंसर नंबर डी। ओके, भार कम होता है। तो निम्न सघनता सघनता जितनी ही कम होगी, जैसे तो क्या होगा, वेट उतना ही क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे सघनता अगर थोड़ी दूर दूर है तो फिर इससे क्या होगा, वेट हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो निम्न सघनता वाले जो हमारे कपड़े हैं उनका भार कैसा होता है, कम होता है। और कपड़ों का भार उसकी सघनता उसकी डेंसिटी पर निर्भर करता है। जिन रेशों का घनत्व जितना अधिक होगा, ठीक है, जिन रेशों का घनत्व जितना अधिक होगा उससे बने वस्त्र भी उतने ही ज़्यादा भारी होंगे। बहुत ही ज़्यादा पास पास बहुत ज़्यादा हमने किया तो क्या होगा, वस्त्र क्या होगा, ज़्यादा भारी होंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हमारा सिल्क और नायलॉन। हाँ, हमारा क्या, सिल्क हो गया आपका और दूसरा क्या हो गया, नायलॉन। ये दोनों नायलॉन, इनका दोनों का क्या होगा, घनत्व तो कम होता है, ठीक है। और कैसे कपड़े होते हैं, ये हल्के कपड़े होते हैं। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि वस्त्र मंत्रालय नवंबर में सृजित हुआ, ठीक है। और ये प्रश्न आपका वो जो इससे पहले वाला प्रश्न था वो भी पीजीटी एग्ज़ाम 2018 का और ये भी पीजीटी एग्ज़ाम 2018 का प्रश्न है। वस्त्र मंत्रालय कब सृजित हुआ, 1959 में, 1970 में, 1977 में, 1985 में? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, वस्त्र मंत्रालय, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ आपकी क्लोथिंग और टेक्सटाइल की जो मिनिस्ट्री है वो कब, 1985 में सृजित हुई। और किस मंथ में, नवंबर, ठीक है। तो नवंबर 1985 में वस्त्र मंत्रालय सृजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर को ढकने, यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन ढकने रहेगा, ओके, तो आप इसको करेक्ट करें। शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द क्या है? तो वस्त्रों को हमारे शरीर को ढकने के लिए, ठीक है, तो हम अपने शरीर का आवरण किस चीज़ से करते हैं, वस्त्र से करते हैं। तो आने वाला शब्द क्या है, वस्त्र है, ठीक है। यहाँ पर जो ये पहनावा नहीं, ढांचा नहीं, कपड़ा में और वस्त्र में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं बताऊं, वस्त्र क्या हैं आपके, ये हैं आपके गारमेंट, और कपड़ा हमारा क्या है, ये है फैब्रिक। तो ढकने के लिए वस्त्र को हम पूर्ण रूप से हम यहाँ पे गारमेंट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके। तो गारमेंट्स, तो यहाँ पर आंसर नंबर बी गारमेंट हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें है कि सूची 1 में दिए गए मदों का मिलान सूची 2 में दिए गए मदों से कीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने जो पूछा है सूची 1 और सूची 2, ठीक है। तो ये हमारे क्या फाइबर्स हैं और ये इसके जो रॉ मटेरियल जिससे उसका निर्माण होता है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो पॉलिएस्टर का आपको मिलान करना है, नायलॉन का, ऑलफिन्स का, स्पैंडेक्स है और इसके अलावा और कुछ स्पैंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में आपको यहाँ पर कोड भी दिया हुआ है। तो आप इस तरह से इसके आंसर को देखेंगे और पहचानेंगे और कोड से इसका सही मिलान कर लेंगे। तो मैं यहाँ ऊपर मैच द फॉलोइंग कर रही हूँ और फिर मैं इससे बता भी दूंगी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप इसको ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून 2017 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले पॉलिएस्टर से स्टार्ट करते हैं। इसका रॉ मटेरियल क्या है, इसका रॉ मटेरियल है पॉलिएस्टर का एथिलीन, गायलकोन और टेरापैथेलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉलिएस्टर में हम जाएंगे
तो इसका ई यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, क्या इथिलीन है और ग्लाइकोल और टेरापैथेलिक एसिड, ये क्या है, इसका रॉ मटेरियल है। अब हम लोग ने सेकंड पे जाते हैं, नायलॉन 6 का रॉ मटेरियल क्या है, तो नायलॉन 6 है या नायलॉन ही आपका आता है, तो फिर दोनों का रॉ मटेरियल आप इसको याद रखेंगे क्या है, कैप्रोलैक्टम। ठीक है, कैप्रोलैक्टम क्या, इसका रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, इससे इसका निर्माण होता है। और नंबर 3 पर है ओलिफिन्स। ओलिफिन्स किससे बनते हैं हमारे, ओलिफिन्स आपके बनते हैं एल्कीन्स से। ठीक है, तो आपका ये बी इससे, ओलिफिन्स आपका हो गया एल्कीन से। और स्पैंडेक्स आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये पॉलीयूरेथेन से बनते हैं। तो स्पैंडेक्स किससे हो गए, ये पॉलीयूरेथेन से बनेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट का ई, सेकंड का ए, थर्ड का बी और 4 का हमारा स्पैंडेक्स का ये आपका पॉलीयूरेथेन। ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि हमारा कूट कौन सा सही है। तो फर्स्ट का ई, अगर आपका एक भी अगर आपका करेक्ट आपको मालूम है, तब यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको उत्तर मिल जाता है। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। फर्स्ट का ई था ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मैं सूची वाला प्रश्न इसलिए लेके आती हूँ क्योंकि एक बार में आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ में क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिलियर्ड प्रधान किससे बनते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है मेजपोश। और बिलियर्ड परिधान में आपका जो है वो ये मोटा कपड़ा होता है, जैसे 2 सूती का कपड़ा। ठीक है, तो बिलियर्ड परिधान है। और बर्लप है, बोरा यहाँ पे लिखा हुआ है, चाइना सिल्क है और हक है। ठीक है, तो सबसे पहले बिलियर्ड परिधान की तरफ चले जाएं। तो बिलियर्ड परिधान में सबसे पहले यहाँ मैं दिखा दूँ आपको, मेजपोश लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज ना हो। और ये भी आपके नेट एग्ज़ाम 2019 का ही है। और नेक्स्ट आपका बर्लप बोरा, ये तो आप जानते ही हैं कि ये आपके थैला निर्माण में इसका प्रयोग होता है। चाइना सिल्क अंडरगारमेंट्स की हम यहाँ पर बात करते हैं, अधो वस्त्र की। ओके, चाइना सिल्क इसका प्रयोग होता है। और हक के लिए तौलिया का इस्तेमाल होता है। तो आप यहाँ पर देखें, ए का हमारा कौन सा सही होता है, ए का 5 है और बी का 3 है। ए का 5 और बी का 3। तो इस तरह से जब आपके मैच द फॉलोइंग में जैसे इस तरह से रहता है, तो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं कि ए में कौन सा है। ए में हमारा, ए का हमारा 5वां आता है, और बी का कौन सा आता है, 3rd आता है। तो इस तरह से आप इसका मिलान कर लेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर ये होता है। और मैंने यहाँ पर मैच कर दिया है, जो कि सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए तंतुओं का मिलान सूची 2 में दिए गए उनके घटक से कीजिए। तो यहाँ से जो ये तंतु हैं और उनके घटक या इसका रॉ मटेरियल्स जो हैं जिससे कि उनका निर्माण होता है, यहाँ पर भी मैच करने वाला ही प्रश्न है। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, रेयान किस चीज़ से बनेगा, पॉलिएस्टर, कार्बन, नायलॉन और ऊन। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि ये किस किस से मैच करेगा, मतलब इसका जो घटक है अर्थात इसका रॉ मटेरियल या कच्चा माल है, वो किस चीज़ से आपका मैच करेगा। तो रेयॉन का क्या हो जाता है हमारा, कॉपर सल्फेट। तो रेयॉन के लिए हम लोग फर्स्ट का 3। ठीक है, फिर उसके बाद पॉलिएस्टर का टेरापैथेलिक एसिड भी रहता है, यहाँ पर पे तेजाब दिया हुआ है। ठीक है, पॉलिएस्टर, टेरापैथेलिक एसिड या तेजाब। ठीक है, और कार्बन का हम सभी जानते हैं, कार्बन का क्या है रॉ मटेरियल, पीवीसी। और हमारा नायलॉन का इसका है कैप्रोलैक्टम, अभी हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, तो नायलॉन का क्या है हमारा, कैप्रोलैक्टम होता है, तो ये नीचे वाले में दिया होगा। और ऊन का क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल है। एक्रिलिक से आप याद रखेंगे, ऊन में इस तरह से लिखा रहेगा तो आप इस चीज़ को मैच कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कूट यहाँ पर दिया हुआ है, तो कूट जो इसका सही कूट है वो आंसर नंबर हमारा डी है। ठीक है, ए का 3रा, बी का 5वां। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ए का 3रा और बी का 5वां।
ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको तुरंत ही यहाँ पर क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और किसी में ये नहीं है, ए का तीसरा, बी का पांचवा है, हाँ ठीक है। उस तरह सी का पहला, डी का आपका हो जाता है सातवां, फिर उसके बाद ई का आपका हो जाता है चौथा। तो करेक्ट आंसर डी यहाँ पर क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम में, तो आप इसको देख सकते हैं कि ASTM का सही पूर्ण रूप दीजिए। मतलब या इस तरह से आ जाता है एग्जाम में कि स्टैंड फॉर, किस लिए ये स्टैंड करता है ASTM, ठीक है, ASTM। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑल स्टैंडर्ड्स फॉर टेस्टिंग मटेरियल, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेक्सटाइल एंड मटेरियल्स, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। तो आंसर नंबर सी यहाँ पर क्या होता है, करेक्ट होता है। तो ये जो ASTM है, ये इसका पूर्ण रूप क्या हो गया, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। और इसका जो विकास, मतलब इसका निर्माण कब हुआ था हमारा, 1800, ये भी आप याद नोट कर लीजिए आप इस चीज़ को, 1898 में इसका निर्माण हुआ। और किसने किया, चार्ल्स बेंजामिन डडले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, चार्ल्स बेंजामिन के द्वारा, ठीक है, नोट कर लें आप, चार्ल्स बेंजामिन के द्वारा। नाम बहुत कॉमन सा है, याद रहेगा आपको, चार्ल्स बेंजामिन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों पर नैनोवेयर परत निम्नलिखित के लिए लाभदायक पाई गई है, ठीक है। नैनोवेयर जो परत है वो किस चीज़ के लिए लाभदायक होती है, तो मैं बता दूं, तो नैनोवेयर परत यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्या है, जो आपकी नैनो टेक्नोलॉजी है, उसी से ये प्रश्न है। तो नैनो वायर जो कोटिंग होती है कपड़ों के ऊपर, वो किस किस चीज़ को, शरीर के ताप को थामना, हाँ, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, और पहनने वाले को ठंडा रखती है, नहीं, बिजली को बचाती है, हाँ, पृथक्करण में उन्नति करती है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये भी उसी तरह से प्रश्न है कि पहला तीसरा और चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो करेक्ट हमारा था, क्या क्या करेक्ट था यहाँ पे, शरीर का ये हमारा करेक्ट था, ये तो पहला तीसरा और चौथा। देखेंगे हम क्या इसमें से कोई ऑप्शन है, पहला तीसरा और चौथा में से कोई ऑप्शन है, पहला तीसरा और चौथा। तो हम यहाँ पे मिल गया मुझे, हमें सही ऑप्शन, तो यही क्या है, पहला तीसरा और चौथा, ये करेक्ट आंसर है। ये UGC नेट एग्ज़ाम आपका जून का पेपर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 में पदों को सूची 2 से मिलाइए। ये जो है बहुत ही आसान है, इस तरह के प्रश्न नेट में अक्सर पूछने को मिलती है। अगर आप प्रवक्ता चयन, GIC प्रवक्ता, PGT, इन सारे उसमें आपको TGT में तो इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आप जब PGT और अपने प्रवक्ता एग्ज़ाम या असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि आपका होने वाला है, अगर उस तरह के एग्ज़ाम्स में देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। ड्राफ्टिंग की आवश्यकता, ड्राफ्टिंग की आवश्यकता के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, मुलायम या खुरदरापन, यात्रा में पहनने वाले कपड़े, कोयर मिलता है, ठीक है। तो नारियल, विस्तार, बुनावट और नायलॉन। अब यहाँ पर मैं मैच आपको करा देती हूँ, फिर नीचे हम लोग बढ़ते हैं। तो ड्राफ्टिंग की आवश्यकता, तो ड्राफ्टिंग की आवश्यकता किस लिए हुई, ड्राफ्टिंग में किस चीज़ की आवश्यकता होती है, विस्तार की, ठीक है। मुलायम या खुरदुरापन किस चीज़ से आता है, ये वीविंग के प्रकार से आता है, बुनावट से। यात्रा में पहनने वाले कपड़े आपके नायलॉन के, और कोयर कहाँ से मिलता है, हमें नारियल से मिलता है। अगर कोयर को भी नारियल से हम पकड़ते हैं तो मेरे ख्याल से डी का पहला, क्या इस तरह से है कुछ, हाँ, डी का पहला है, ठीक। और यात्रा में पहनने वाले कपड़े, यात्रा में पहनने नायलॉन, सी का चौथा। यहाँ पर अगर आप इस तरह से भी चेक करते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, एग्ज़ाम में सॉल्व करने का यही तरीका होता है। तो पहला और चौथा अगर हमें मिल गया और हमें ये पक्का पता है, तो इसमें दूसरे और तीसरे में हमें जाने की ज़रूरत
नहीं है। जिस चीज़ को आपको बिल्कुल कंफर्म हो आप कूट में उन्हीं का सबसे पहले चयन करें। तो यहाँ आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट होता है और ये भी जून 2006 का पेपर है, उसका आया हुआ प्रश्न है। आबे रवा का अर्थ क्या है? बहता पानी, ओस की बूंद, पानी जैसा, इनमें से कोई नहीं। पीजीटी 2006 का पूछा हुआ प्रश्न है ये, और इसका मैं उत्तर बता दूं, आबे रवा। आबे रवा जो आपका आब है, आब मीन्स क्या बोलते हैं, पानी होता है, और रवा, रवा मीन्स चलती हुई चीज़, तो आबे रवा तो मतलब बहता हुआ पानी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाता है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विमितीय स्थिर वस्त्र को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो ये इस तरह से एक परिभाषा आपसे पूछी गई है कि इसको किस प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं। तो वस्त्र जिनमें रेशों की सभी विशेषताएं होती हैं, वस्त्र जो ना तो सिकुड़ता है, वस्त्र जिसमें पोषक तथ्य प्रतिप्राप्ति, लचीलापन और ससंजकता अच्छी होती है, ऊपरी सभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, किस प्रकार से, वस्त्र जिसमें, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, वस्त्र जिसमें तथ्य प्रतिप्राप्ति, लचीलापन और ससंजकता अच्छी हो। ठीक है, तो वही क्या है हमारे विमितीय, ये आपके विमितीय स्थिर वस्त्र की उनको संज्ञा दी जाती है। तो आंसर नंबर सी यहाँ पर क्या होता है, करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा होगा कौन सा? निष्प्रभ, चारखानेदार सूती कपड़ा, मोटा सूती कपड़ा और साटिन। बिल्कुल ही मतलब कि आसान सा प्रश्न है कि सबसे कम घर्षण प्रतिरोध है, घर्षण का प्रतिरोध सबसे कम किस में होगा? तो सबसे कम कॉटन में ही हमारे होगा, मोटा सूती कपड़ा, इसमें क्या होगा, सबसे कम घर्षण प्रतिरोध होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक प्राकृतिक सेलुलोज फाइबर नहीं है। ठीक, नहीं है वाले प्रश्नों को आप ध्यान से देखें। ऑप्शन है जूट, क्यूप्रामोनियम, गांजा, कॉयर। तो इसमें कौन सा है जो प्राकृतिक सेलुलोज नहीं है? तो जूट है, हाँ है, जूट हमारा क्या है, आपका प्राकृतिक सेलुलोज है। ठीक है, गांजा, गांजा का मतलब यहाँ पर क्या है, गांजा यहाँ पर हेम्प। देख के कंफ्यूज मत, जब भी आप क्वेश्चन हल करें, बिल्कुल आपको जैसे ही कुछ कंफ्यूजन होता है या कुछ डाउट होता है तो आप तुरंत इंग्लिश की तरफ जाएं। तो आपको बहुत सारे जो मैंने खुद इस चीज़ को ट्राई किया है कि जो क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ में आते या उनकी हिंदी बहुत अटपटी सी लिखी होती है, तो अगर आप इंग्लिश की तरफ आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या हो जाएगा कि आपको उसका आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। जब आप इंग्लिश की तरफ जाएंगे तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, क्यूप्रामोनियम और कॉयर, हाँ कायर भी है। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पर जूट भी हमारा प्राकृतिक हो गया, हेम्प भी हमारा प्राकृतिक हो गया, और कॉयर भी हमारा नारियल से प्राप्त होता है, कॉयर भी हमारा प्राकृतिक के अंतर्गत। लेकिन क्यूप्रामोनियम ये क्या है हमारा, ये हमारे मैन मेड फाइबर के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया था ना, जब रेयॉन पढ़ाया था मैन मेड में, तब मैंने आपको बताया था कि क्या क्या बताया था, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस रेयॉन और क्यूप्रामोनियम। तो ठीक है, तो ये हमारा किसका, मैन मेड फाइबर में आता है। ठीक, और ये हमारे सारे प्राकृतिक, और प्राकृतिक में भी किस में आते हैं, ये वनस्पतिक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, धागे का काउंट किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है? ठीक है, लंबाई, उत्कृष्टता, चौड़ाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका धागे का मूल्य है वो किस चीज़ को परिभाषित करेगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होता है, आंसर मैं आपको बता दूँ, आंसर नंबर बी आपका उत्कृष्टता। हाँ, ये एकदम करेक्ट है। मैंने अभी भी आपसे बताया कि हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश की तरफ जाइए। जब इंग्लिश में आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा फाइननेस। ठीक है, ओके, तो धागे का काउंट जो है उसकी संख्यात्मक मूल्य को कैसे परिभाषित करता है, उसकी फाइननेस से परिभाषित करता है। लंबाई नहीं, चौड़ाई नहीं और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो फाइननेस से उसको परिभाषित करता है। ठीक,
और ये जो है उत्कृष्टता से क्या होता है, उत्कृष्टता जितना ही ज़्यादा फाइननेस होगा रेशा क्या हो जाता है, उतना ही अधिक मुलायम एवं कोमल होता है। और जो कोमल जो रेशे होते हैं उनसे बनने वाले वस्त्र कैसे दिखने में सुंदर तथा आकर्षित लगते हैं, पहनने में अत्यंत कंफर्ट होता है, आरामदायक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फाइननेस इसका करेक्ट आंसर नंबर बी। आप इसको याद भी कर लें, उत्कृष्टता से यहाँ से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न को देखें, बढ़ाने और घटाने में आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो चमक को घटाने के लिए क्या प्रयोग में लेके आया जाता है, तो अच्छा पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाइक्लोरोबेंजीन और टाइटेनियम डाइक्लोराइड। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होता है टाइक्लोरोबेंजीन है, टाइक्लोरोबेंजीन। तो आंसर नंबर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण, विलेयता परीक्षण, विदारण परीक्षण, दहन परीक्षण, माइक्रोस्कोपिक परीक्षण। सबसे इम्पॉर्टेंट परीक्षण जो है वस्त्रों की पहचान का है वो माइक्रोस्कोपिक परीक्षण है, और सबसे ही ज़्यादा रिलायबल, सबसे ज़्यादा वैध परीक्षण माइक्रोस्कोपिक परीक्षण। माइक्रोस्कोप के द्वारा उनके वस्त्रों को, उनके रेशों के आकार के द्वारा वस्त्रों की सबसे अच्छी पहचान करना सबसे ज़्यादा मान्य तरीका है ये वस्त्रों की पहचान करने का। तो कंफ्यूज नहीं होना है, माइक्रोस्कोपिक आंसर नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो अवशोषकता, जो अवशोषकता है, इलास्टिक रिकवरी है, प्रतिस्कंदता है। तो मैं इसको आपको कराते हुए चलती हूँ साथ साथ में, तो ये सबसे अच्छा तरीका हो जाता है किसी भी क्वेश्चन को करने का। अवशोषकता, ठीक है, अवशोषकता छिद्रों द्वारा द्रव को आकर्षित एवं ग्रहण करना, ये हम सभी जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं पूछा है। इलास्टिक रिकवरी, इलास्टिक रिकवरी जो आपका ये है, इलास्टिक नाम से ही मतलब जैसे खींच करके फिर रिकवरी मीन्स वापस आ जाना। तो खिंचाव व तनाव ग्रहण करके, खिंचाव व तनाव ग्रहण करके, तनाव ग्रहण करने के पश्चात अपनी मूल लंबाई में वापस आना। ठीक है, तो इलास्टिक रिकवरी, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा इलास्टिक रिकवरी का, यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। खिंचाव व तनाव ग्रहण करने के पश्चात अपनी मूल लंबाई में वापस आना। ठीक है, ये देखिए, खिंचाव व तनाव को ग्रहण करने के पश्चात अपनी मूल लंबाई में वापस आना क्या कहलाता है, ये हमारी इलास्टिक रिकवरी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर जो आपका सी है प्रतिस्कंदता, ठीक है, प्रतिस्कंदता में है आपका कि अत्यधिक दबाव के पश्चात अपने मूल आयतन में वापस आना। ठीक, अत्यधिक दबाव के पश्चात, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, खिंचाव व तनाव ग्रहण करके, ठीक है, खींचना या तानने की बात, और यहाँ पर दबाव की बात आ रही है कि अत्यधिक दबाव के पश्चात अपने मूल आयतन में वापस आना। ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रतिस्कंदता कहलाता है। और लचीलापन के अंतर्गत आता है कि आपका सबसे पहला वाला जो इसमें था, लचीलापन में हमारे आएगा, हम लोग बढ़ेंगे फर्स्ट की तरफ, लचीलेपन में आता है बिना टूटे हुए मुड़ना। ठीक, तो लचीलेपन में क्या आ जाता है, बिना टूटे हुए मुड़ना। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट का कौन सा सही है, अवशोषकता। ठीक है, अवशोषकता में हमारा फर्स्ट का सही होता है चौथा। एक मिनट, छिद्रों के द्वारा फर्स्ट का तीसरा। ठीक है, ए का हमारा तीसरा सही होता है, और बी का हमारा कौन सा सही होता है, बी का है इलास्टिक रिकवरी, बी का हमारा चौथा। ठीक, बी का हमारा चौथा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, बी का चौथा, और सी है जो हमारा, सी में दूसरा और डी में पहला, आपका सी का दूसरा
प्रतिस्कंदता अत्यधिक दबाव के पश्चात अपने मूल आयतन में वापस आना, और लचीलापन का पहला बिना टूटे हुए मुड़ना, ये आपका चौथे का आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि जो हमारा यहाँ पर कूट 1 है ये क्या है, ए, आंसर नंबर ए हमारा ये करेक्ट आंसर है। ये LT ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है किल्टेड टेक्सटाइल्स निम्न वस्त्र निर्माण करने की विधि का उदाहरण है। तो किल्टेड टेक्सटाइल के अंतर्गत क्या होता है, तो बिना बुना हुआ कपड़ा, बुना हुआ सिला हुआ अनेक परतों वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है अनेक परतों वाला कपड़ा। किल्टेड टेक्सटाइल के अंतर अनेक, और बिना बुना हुआ क्या फेल्ट के अंतर्गत आता है, हमारा फेल्टिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये फेल्ट के अंतर्गत आता है। और बुना हुआ सिला हुआ ये वीविंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अनेक परतों वाला क्या किल्टेड टेक्सटाइल के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर सी क्या आ जाता है, करेक्ट हो जाता है किल्टेड टेक्सटाइल। और ये भी हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ प्रश्न है 2015 का, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, रेशे का वह गुण जिसे रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर पुनः वह अपने पूर्व आयतन को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। ये हमारा ये प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन है लचीलापन, प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता और तनाव सामर्थ्य, ठीक है। तो वह गुण जो कि क्या करता है दोबारा वापस आने पर उसको खींच लेता है। तो अभी अभी हमने देखा था कि जो हमारा प्रत्यास्थता था, तो आपका यहाँ पर प्रतिस्कंदता जो है ये यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है प्रतिस्कंदता, ठीक है। ये अभी पिछले प्रश्न में भी इसका आया था कि जिसमें रेशो को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा प्रतिस्कंदता। और लचीलापन खींचने के पश्चात जब रहता है, ठीक है। तो और टेंटिटी मतलब तनाव को, सामर्थ्य को सहने की क्षमता कि जिससे टूटे ना वो, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है सूची 1 में दी गई इकाइयों को सूची 2 में गुणवत्ता मानकों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बार अलग अलग एग्ज़ामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही प्रिय प्रश्न है ये टेक्सटाइल वालों का, ठीक है। तो इस यहाँ से प्रश्न ज़रूर आते हैं और वो उनको पता होता है कि बच्चे इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज रहते हैं तो क्या करना है आपको, इस प्रश्न को अच्छे से आपको रट लेना है जिससे कि ये गलत ना हो। मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ जिससे कि पूरे आ जाएं, और नहीं तो आपको दिक्कत होती है समझने में, ओके। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले डेनियर, आप इसको बिल्कुल रट लीजिए कि आपको भूले ना, ठीक है। 9000 मीटर ग्राम के ढेर, ठीक है। तो यहाँ पे डेनियर जो है, डेनियर आपका किसके अंतर्गत आता है, ये 9000 मीटर, मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है आपका ए का कौन सा हो जाता है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, लिख नहीं जा रहा है यहाँ पर, ए का कौन सा हो जाता है, ए का हमारा हो जाता है, यहाँ पर लिख देती हूँ चौथा, ठीक है। और टेक्स्ट, और बी पे टेक्स्ट पे जाते हैं तो टेक्स्ट में क्या होता है हमारा 1000 मीटर के ग्राम के पुंज, ठीक है। टेक्स्ट में टेक्स्ट क्या है 1000, ठीक। दीर्घ शिरा अंक, प्रति पौंड 560 गज के रेशो का विमलीकरण, ठीक है। कितने का 560 दीर्घ शिरा अंक। तो यहाँ पर ये दूसरा, यहाँ पर किसका, इसका दूसरा सही होता है। बी का हमारा कौन सा सही होता है, बी का हमारा पहला सही होता है, ओके। यहाँ पे फर्स्ट हो जाता है, यहाँ दूसरा सही होता है। और सूती काउंट, हाँ, सूती काउंट में क्या होता है प्रति पौंड 840 गज के रेशे का विमलीकरण, ठीक है। तो सूती काउंट, ओके। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ए जो है
ए में आपका 9000 मीटर, ग्राम के ढेर डेनियर, डेनियर को आप 9 से याद कर लें 9000। टेक्स्ट में आपके 1000 मीटर, दीर्घ शिरांक 560 और सूती काउंट की बात होगी तो आपको 840 गज, ठीक है। प्रति पौंड कितना 840 गज, इसी में दोनों में अंतर, दीर्घ शिरांक में आपके 560 गज। इसमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, और प्रश्न इसमें से बार बार क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई ना कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे कूट का भी अगर इस तरह से मैंने ऊपर लिख दिया है तो मैं आपको यहाँ पर इसका सही उत्तर बता देती हूँ। ये आपका जो कूट है आपका ये डी है, ठीक है। डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रेशे या वस्त्र की खुरदुरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता क्या कहलाती है। जो आपके रेशे हैं उनको, उन पे जो रगड़ या घसड़ जो भी होती है, घिसापन होता है, उसको सहने की क्षमता आपकी कहलाती है अपघर्षण प्रतिरोधकता। इसमें क्या क्या है, दृढ़ता ऑप्शन में है, दृढ़ता, अपघर्षण प्रतिरोधकता, बंधन क्षमता, प्रतिस्कंदता, ठीक है। तो खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट की बात अगर होती है, हिंदी आपकी अच्छी है तो आप अपघर्षण प्रतिरोधकता को आप समझ जाएंगे, और वहाँ पर आपका एबरेशन रेजिस्टेंस आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। और ये देख लीजिए, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बताने वाला जो था मैंने बता दिया इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए गए उपकरणों को परिरक्षित गुणधर्मों के साथ सम्मिलित कीजिए। बहुत ये बार बार पूछा जाता है और नेट का ये बहुत ही ज़्यादा प्रिय प्रश्न है, और बार बार नेट के यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2013 में भी पूछा गया, और इस बार भी कहीं ना कहीं से ज़रूर कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में इस बार पूछने में आया, तो इस तरह से प्रश्न आ ही जाते हैं। तो आप ये जानें, बहुत ही कॉमन बातें हैं। अगर आप टेक्सटाइल के स्टूडेंट हैं आपको ज़रूर इसमें से देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। तो पिक ग्लास है, ठीक है। पिक ग्लास मैं यहाँ पे सीधे मैच कराती हूँ आपको। पिक ग्लास जो है वो आपके ताने की गिनती होती है ना, ताने की गिनती होती है पिक ग्लास आपकी, किसकी, जो आपका धागा होता है ना उसकी गिनती होती है, ठीक। पिक ग्लास क्या है, धागे की गिनती हुई, और बीसले बैलेंस में सीधे तंतु का अंक है, बीसले बैलेंस में सीधे तंतु का अंक, और डेंसीमीटर में है ये कपड़े का निर्माण। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका यूज़ इन चीज़ों के लिए किया जाता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये क्या करता है, जो कपड़े के रंग होते हैं उनका ये आइडेंटिफाई करता है कि कितना मतलब कि घिसावट है, कितना मतलब धुलने के बाद ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पिक ग्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप इन सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखने को मिलता नहीं। जब आप गारमेंट इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो ऐसी पॉसिबिलिटी कम हो पाती है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें रट कर ही याद करना होता है। और मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि इस पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका होता है आंसर नंबर सी, यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2013। और ये तो एक साथ आया है और अलग अलग तो पूछे जाते हैं बार बार। और आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा प्राथमिक गुणधर्म नहीं है, ठीक है। कौन सा प्राथमिक गुणधर्म नहीं है, ये आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें निरंतरता है, अवधि है, आत्मनिर्भरता है और उपयुक्त सभी है। तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, उपयुक्त सभी। तो इसके मतलब कि कोई भी नहीं। तो आंसर नंबर डी यहाँ पर क्या होता है, उपयुक्त सभी, इसमें प्राथमिक गुणधर्म नहीं है। तो आंसर नंबर डी यहाँ पर सही होता है। और स्टूडेंट्स बताइएगा आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो कैसा लग रहा है। और लगातार अब आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ देखने को मिलेगी। आपके एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो हैं उनकी डेट आ गई है, आपकी जीआईसी प्रवक्ता की भी डेट आ गई है। तो आप लोग बहुत तेज़ी से अपनी तैयारी को तेज़ करें, और साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी
आप लोग ज्वाइन करें। होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप मेरे नाम के थ्रू सिंपली टाइप करेंगे और आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग।